मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। व्यावसायिक संगठन के दूसरे लेक्चर में आज आपका फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने प्रबंध का अर्थ, विशेषता और वृद्धि सोपान तक समझा दिया था। अब उसी में आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे नियोजन की। नियोजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो दीर्घोत्तरीय तथा लघुत्तरीय दोनों ही रूपों में देखा गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। नियोजन से क्या आशय है? भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाना, उसके अनुसार अपनी कार्य प्रणाली को निश्चित करना, निर्धारित करना नियोजन कहलाता है। अब इसको सरल शब्दों में समझ लेते हैं। भविष्य अनिश्चित है। भविष्य में क्या होने वाला है ये हम निश्चित रूप से नहीं बता सकते, परंतु कहीं ना कहीं पिछले अनुभवों के आधार पर भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाया जाता है। उनका सामना कैसे किया जा सकता है, उन चुनौतियों को अवसर में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, यही नियोजन है। जैसे मान लीजिए आपकी परीक्षा अभी नहीं है, कुछ दिन बाद होगी, ठीक है ना, पर होगी तो ये तो आपको पता है ना। तो उसके लिए अगर आप आज से ही अपनी तैयारी शुरू करें, नोट्स बनाने शुरू करें, वीडियोस को देखकर रख लें, तो उससे पेपर के टाइम आपको सुविधा ये होगी कि आपका टॉपिक जो है वो आपका पहले से तैयार है और आपने रिवाइज करना है और पेपर में जाकर लिख कर आना है। दूसरा तरीका ये है कि हम कहेंगे अरे यार ये पेपर बहुत दूर हैं, अभी क्या करना है पढ़ के, और अभी तो हम अपना मौज मस्ती में समय को खराब करते रहें, नोट्स भी ना बनाएं। जब पेपर नज़दीक आ जाए फिर हम बच्चों से कहें कि भैया अपने नोट्स दिखा दो, अपने नोट्स दिखा दो। तो दूसरे के लिखे हुए नोट्स पे रट्टा तो मारा जा सकता है, पर अगर हमने खुद नोट्स तैयार किए हैं तो निश्चित रूप से वो हमें ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगे और उन्हें याद करना भी कहीं ना कहीं सरल होगा। तो नियोजन क्या है? नियोजन को अंग्रेजी भाषा में प्लानिंग कहा जाता है। मेरे ख्याल से अब आप इस बात को सरलता से समझ सकते हैं कि किसी भी घटना के लिए पहले से प्लान तैयार रखना नियोजन है। अब नियोजन के लक्षण या विशेषता क्या है? नंबर 1, लक्ष्य का होना। तो मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में ये बताया था कि सर जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। जिस व्यक्ति का कोई उद्देश्य नहीं है वो परिश्रम नहीं करेगा। जिस बच्चे का लक्ष्य है कि सिर्फ मुझे पास होना है, उसे कोई समस्या नहीं है, उसे ज़्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती। पर जिसका उद्देश्य है कि मुझे 85%, 90% ये 95% मार्क्स लेकर आने हैं, मेहनत तो भाई उसे करनी पड़ेगी। अगर आपको भी लगता है आप इसी तरह की सोच रखते हैं तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। तो नियोजन तभी किया जाता है जब कोई हमारा पर्पस होता है। बिना पर्पस के कोई भी नियोजन नहीं किया जाता। इसके बाद प्रबंध की आधारशिला है। एक अच्छा प्रबंधक, एक अच्छा व्यापारी वही व्यक्ति कहलाता है जिसके अंदर प्लानिंग करने की कैपेसिटी होती है। अगर आप भविष्य के बारे में प्लान नहीं कर पा रहे, आप देखते हैं कि बराबर वाले ने माल लेकर आया, अब मैं भी इसको लेकर आऊं, मैं भी इसे बेचूंगा, तो सर आप कैसे कह सकते हैं कि आप उससे आगे निकल जाएंगे? क्योंकि आप तो खुद ही उससे पीछे चल रहे हो। पहले वो डिसाइड करता है मुझे क्या करना है, आप फिर उसको कॉपी करते हो। तो अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो आप आगे कैसे निकल सकते हैं? तो प्रबंध वही है जो नियोजन कर सके। नियोजन सर्वव्यापी है। तीसरा हेडिंग है आपका, नियोजन सर्वव्यापी है। कारोबार छोटा हो या बड़ा हो, डजंट मैटर, पर नियोजन यानी प्लानिंग की तो जरूरत पड़ेगी। बच्चा छोटी क्लास में है या बड़ी क्लास में है, उसे अपनी कॉपियों को, किताबों को कैसे मैनेज करना है ये तो उसे बचपन से ही सीखना पड़ेगा। सर हम ये नहीं कह सकते कि ये तो छोटा बच्चा है कॉपी फाड़ेगा, तो ये कैसे हम कह सकते हैं कि बड़ा होकर भी अपनी जिम्मेदारी को समझेगा? तो हमें समझाना तो उसे अभी से पड़ेगा ना। तो नियोजन यानी प्लानिंग हर जगह चाहिए। आप अगर छोटे बच्चे हैं तो भी आपको प्लान चाहिए, और अगर आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं तो भी आपको प्लान की रिक्वायरमेंट होगी। नियोजन अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हो सकता है। हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि ये प्लान इसने चलाया था, इसका सक्सेसफुल रहा तो मैं भी यही प्लान चलाऊंगा और मेरा भी सक्सेसफुल रहेगा। नहीं, हर व्यक्ति की सोच, हर व्यक्ति का दिमाग अलग अलग होता है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 6-6, 7-7 घंटे एक साथ पढ़ते रहते हैं फिर भी मार्क्स नहीं आते।
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 1-1.5 घंटा पढ़ते हैं, पर पढ़ते मन लगा के हैं तो अच्छे मार्क्स ले आते हैं। तो ऐसा नहीं है मैं ये कहूँ कि जो 6 घंटे पढ़ रहा है वो बेकार है, क्योंकि सर उसकी दिमाग की कैपेसिटी ऐसी है कि उसे 5-6 घंटे पढ़ने से कम में समझ ही नहीं आता। तो कहने का मतलब क्या है, नियोजन अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। नियोजन भविष्यवादी है। जो हमारी प्लानिंग होती है वो कहीं ना कहीं हमारा भविष्य निर्धारित करती है। आज जो है वो है, पर भविष्य हमारा कैसा होगा ये हमारे हाथों में होता है। नियोजन एक रचनात्मक क्रिया है। नियोजन करने में समय लगता है। ऐसा नहीं है कि हम सोचेंगे भैया हम शाम को 5 बजे बैठेंगे और 5:30 तक हम प्लान बना के अपने लाइफ का सेट कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है सर। नियोजन करने में समय लगता है। आइडिया अच्छा आ जाए तो एकाएक आ जाए, ना आए तो कुछ समय लग जाए, पर डिपेंड ये कर रहा है कि आप प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आपको प्रयास करते रहना है और यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद अगले पॉइंट पर आते हैं। नियोजन में नियंत्रण आवश्यक है। आप किसी भी चीज की प्लानिंग तभी कर सकते हैं जब आपके पास कुछ अधिकार होंगे। अगर आपके पास कोई अधिकार नहीं है तो आपका प्लान करना भी बेकार है। मान लीजिए आप प्लान करते हैं कि मुझे इस कॉलेज में जाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, और पता चला कि आपके घर में डिसीजन मेकर कोई और है जो कि आपकी बात सुनता ही नहीं है। तो ऐसे में क्या है, फिर तो सर प्लान करना ही बेकार है। फिर तो यह है कि भैया जैसा आप कह रहे हो मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो किसी भी प्लान को सफल करने के लिए जरूरी है उससे संबंधित अधिकार हमारे पास क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं अथॉरिटी होनी चाहिए। इसके बाद नियोजन एक मानसिक क्रिया है। देखने में लगता है कि हम तो खाली बैठे हैं, पर सर कुछ लोग खाली बैठे बैठे अपने दिमाग को कहीं कहीं दौड़ाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बिजनेस के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने जीवन के लिए क्या हो रहे हैं, प्लान सोच रहे होते हैं। तो नियोजन एक मानसिक क्रिया है। इसको व्यक्तिगत रूप से यानी शारीरिक रूप से देखा नहीं जा सकता। अगले पॉइंट पर आते हैं। योजना तैयार करने, उसे लागू करने के लिए किन किन घटकों, तत्वों की भूमिका रहती है, विस्तार से समझाइए। अब किसी भी योजना या प्लान को बनाने के लिए हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या हमें स्टेप, क्या क्या चरण उसमें लेने हैं, ये सभी बातें मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले सर उद्देश्य। अगर आप कोई भी प्लान करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपना उद्देश्य, टारगेट निश्चित करना चाहिए कि आप किस पर्पस से कार्य करना चाह रहे हैं। इसके बाद काल्पनिक ढांचा। किसी भी कार्य को करने से पहले आपको उसकी रूपरेखा तैयार करनी होगी कि काम अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है, ऐसा करेंगे तो कैसा हो सकता है। तो ये जो प्लानिंग है यानी जो आपकी कल्पनाएं हैं, यही आपकी प्लानिंग में आपकी हेल्प करेंगी। मान लीजिए मैं आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझा रहा हूं। क्यों समझा रहा हूं, ये तो मैं अपनी लाइव क्लास में पढ़ा रहा था, अच्छे खासे पैसे भी ले रहा था इस चीज के लिए, पर मुझे लगा कि लाइव क्लासेस में जो बच्चे पढ़ सकते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, पर जो मेरे साथ लाइव नहीं जुड़ सकते, जो हमारे कोचिंग से दूर रहते हैं या अन्य शहरों में रहते हैं या अन्य प्रदेश में रहते हैं, वो मेरे साथ कैसे जुड़ें, वो मेरे ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरे दिमाग में विचार आया कि मुझे वीडियो लेक्चर बनाना चाहिए, अपना एक चैनल बनाना चाहिए, और अगर मैं अच्छा आपको पढ़ा रहा हूँ तो निश्चित रूप से आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को तो मुझे लगता है आप तक आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और नहीं किया तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल्पनाशील होना पड़ेगा। इसके बाद नीतियाँ, कुछ ना कुछ रूल एंड रेगुलेशन आपको बनाने पड़ेंगे। सिर्फ कल्पनाओं से काम नहीं चलता। हम कहते हैं कि हम 4 घंटे पढ़ा करेंगे, 1 घंटा हम साइंस लेंगे, 1 घंटा हम मैथ लेंगे, हम इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है ना। पर हमें उसके लिए नियम बनाना पड़ेगा कि हाँ रोज इस समय हमें बैठ के पढ़ना ही पढ़ना है। तो जीवन में नियमों का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसकी बात है प्रक्रिया। जो प्लानिंग है वो रेगुलर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक प्लान फ्लॉप हो गया तो हम कह रहे हैं कि हमारा तो जीवन ही बेकार है और अब हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं सर, कई बार गलतियां होती हैं। एडिसन ने बहुत बार गलतियां की थी, तब कहीं जाके वो सक्सेसफुल हुआ था।
किसी भी वैज्ञानिक का अगर आप जीवन चक्र देखें तो गलतियां होती हैं और उनमें सुधार भी करना आवश्यक होता है। इसके बाद है कार्यक्रम। हमें अपनी दैनिक जीवन का, अपनी पढ़ाई का, अपने व्यवसाय का एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, जिससे कि लोगों को भी उसकी जानकारी प्राप्त हो कि हाँ भाई इस समय तो दुकान खुली है या इस दिन तो दुकान बंद रहती है, जिससे कि लोगों को भी असुविधा ना हो। इस तरह से आपके अपने जीवन में एक कार्यक्रम का होना जरूरी है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है बजट। सर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारा जीवन धनराशि पे बहुत निर्भर करता है। अगर आपके पिताजी धनी हैं, आपका एक बड़ा सा बिजनेस है, तो जाहिर सी बात है बच्चे के मन में बचपन से आ जाता है कि यार बैठना तो मुझे दुकान पे ही है, तो मैं इतनी मेहनत करके पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ। और एक बच्चा वो हो सकता है जो प्लान करे कि मेरे पापा ने बिजनेस को यहाँ तक पहुँचाया है और मैं और अधिक एजुकेशन के साथ और अधिक प्लानिंग के साथ इसे और आगे लेकर जाऊंगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ही बिजनेस के दो नजरिए हो गए। तो सर, जो बजट है आपको उसमें रहकर ही काम करना होगा। अगर आपके माता पिता इतने धनी नहीं हैं तो आपको सोचना होगा कि यार अलग अलग ट्यूशन लगाने से अच्छा है कि कबीर सर की हम वीडियोस के माध्यम से बिजनेस को यहीं से याद कर लेते हैं, अकाउंट्स की हम ट्यूशन लगा लेंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपने बजट को प्लान कर सकते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं, निर्देशन से क्या आशय है। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, अपने सहयोगी कर्मचारियों को कार्य की जानकारी प्रदान करना, उनके अधिकारों, उनके दायित्वों को निर्धारित करना निर्देशन कहलाता है। सरल शब्दों में, आप किसी बिजनेस के ऑनर हैं, आपने कुछ कर्मचारी अपने साथ रखे हुए हैं। अब किस कर्मचारी को क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कब करना है और कितनी मात्रा में करना है, ये सभी बताना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी, क्योंकि बिजनेस के मालिक तो आप हैं। ऐसे ही आप किसी बिजनेस के मालिक नहीं हैं पर वहां के मैनेजर हैं, तो अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उन्हें कार्य बताना, उनके कार्य पर निगरानी रखना, ये सब किसके काम है? आपके, क्योंकि प्रबंधक तो आप हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं अपने कर्मचारियों को निर्देशित करना, उन्हें कार्य की जानकारी प्रदान करना ही निर्देशन कहलाता है। अब निर्देशन के लक्षण या विशेषताएं। निर्देशन एक प्रबंधकीय कार्य है, यानी जो अथॉरिटी वाला व्यक्ति है वही इस कार्य को कर सकता है। जैसे मान लीजिए क्लास में आप पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो क्लास में जो हमारे कक्षा अध्यापक हैं या विषय अध्यापक हैं वो आते हैं, हमें डांटते हैं, अगर हम गलती कर रहे होते हैं हमें रोकते हैं, तो हमें इतना बुरा नहीं लगता। पर अगर कोई ऐसा टीचर जो हमारी क्लास में पढ़ाता ही नहीं है, हमारा कोई लेक्चर लेता ही नहीं है, और वो आकर डांट दे तो थोड़ा सा बुरा लग जाएगा कि यार ये बिना मतलब ही हमें डांट रहा है, इसका तो सब्जेक्ट भी नहीं था, ये तो हमारे क्लास टीचर भी नहीं है, हमारा सब्जेक्ट टीचर भी नहीं है। दूसरी सिचुएशन को समझिए कि मान लीजिए आपकी क्लास का ही कोई बच्चा जो थोड़ा सा तंदुरुस्त है वो आपको डांट दे तो आपको बुरा लग जाएगा। अरे यार मैं तो सर से बात करूंगा, इसका क्या मतलब है डांटने का? तो कहने का मतलब क्या है, डांट हम उन्हीं व्यक्तियों की सुनना चाहते हैं जो हमसे कहीं ना कहीं पद में, अधिकारों में बड़े होते हैं। तो इसी तरह से व्यवसाय में निर्देशन का कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास अधिकार होते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट पर आएंगे। निर्देशन एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाला कार्य है। निर्देशन मानसिक होना चाहिए, यानी सोच समझ के गाइड करना है। ऐसा नहीं है कि आज हमने कर्मचारियों का भैया ये काम कर ले, अरे तुम छोड़, ये रहने दे, दूसरा कर ले। तो ऐसे में कर्मचारी भी परेशान, हम भी परेशान। तो पहले में क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं अपने कर्मचारियों से कम लागत में अधिक से अधिक कार्य कैसे लिया जा सके कि कर्मचारी भी संतुष्ट रहें और लाभ की मात्रा को भी बढ़ाया जा सके। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? निर्देशन कहलाती है। इसके बाद है सर अगले एक महत्वपूर्ण प्रश्न पे, अभिप्रेरणा।
अभिप्रेरणा को अंग्रेजी भाषा में मोटिवेशन कहते हैं। अपने कर्मचारियों को, अपने सहयोगियों को, अपने छात्रों को अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना अभिप्रेरणा कहलाती है। अब मैं अपनी लाइव क्लासेस में भी या वीडियो क्लास में भी आपको हमेशा क्या कहता हूं कि भैया अच्छे नंबर लाने हैं तो मेहनत करो, अच्छे नंबर लाने हैं तो परिश्रमी बन जाओ। तो ये क्या है सर, एक मोटिवेशन है जिससे कि आपके आज नहीं तो कल बात में समझ में आ जाएगी। अब मैं बार बार आपसे क्यों कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे लगता है कि मोटिवेट करता रहूँगा तो आज नहीं तो कल आपको शायद थोड़ी सी शर्म आ जाए और आप कहें कि हाँ चलो सर पढ़ाते तो अच्छा ही हैं, ठीक है ना, और एक काम करते हैं सब्सक्राइब और शेयर भी कर ही लेते हैं, लाइक तो ऐसा आप कर ही देते हो मुझे पता है। तो अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है भैया, आर्थिक और अनार्थिक। अब आर्थिक क्या है, अनार्थिक क्या है? मम्मी ने कहा कि तू मेरे साथ बाजार चल और मैं तेरे को वहां से चॉकलेट दिलवाऊंगी, आर्थिक अभिप्रेरणा हो गई। पापा ने कहा अगर तू इस साल क्लास में फर्स्ट आया तो तेरे को साइकिल दिलवाऊंगा या एक्टिवा दिलवाऊंगा या बाइक दिलवाऊंगा। तो क्या हो गई सर, ये आर्थिक अभिप्रेरणा हो गई, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं प्रलोभन दे रहे हैं भाई, मानो या ना मानो, ठीक है ना सर। और अनार्थिक क्या होती है, जो मैं आपको देता हूं कि भैया पढ़ लो अच्छे नंबर आ जाएंगे, मैं पैसे नहीं खर्च कर रहा, मैं आपको दूंगा भी नहीं, जाहिर सी बात है दे भी नहीं सकता, क्योंकि भैया हम तो एक कारोबार कर रहे हैं लाभ कमाने के उद्देश्य से कि आज नहीं तो कल हमारा चैनल हिट हो जाएगा और लाइव क्लास से तो पैसा आता ही है, यूट्यूब भी शायद देना शुरू कर दें, और क्या क्या बताते हैं ना वो सिल्वर बटन, गोल्डन बटन, हो सकता है उसे कभी ना कभी अचीव कर लें, तो लालच तो है ना। तो अभिप्रेरणा दो प्रकार की भाई, आर्थिक जो पैसों का लालच दे के की जाए, अनार्थिक जो बातों में लगाकर की जाए जैसे हम आपको करते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप मानकर चलिए ये कक्षा 11, 12, बीकॉम, बीबीए सभी जगह आपके पास आना है। अब ऐसा कौन सा प्रश्न है सर जो 11वीं से शुरू हो गया और बीकॉम तक पीछा नहीं छोड़ेगा? सर मैं कह रहा हूं बीकॉम, बीबीए और एमबीए में भी आपके काम आएगा। तो प्रश्न क्या है, मुद्दे पर आइए सर। तो मुद्दा ये है सर, कम्युनिकेशन क्या है, संप्रेषण क्या है? अपने विचार किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करने की कला को ही संप्रेषण या कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो व्यापार में आपकी, व्यापार क्या मैं आपको कहूं, हर चीज में, मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब मैं वीडियो लेक्चर पढ़वा रहा हूं, मैंने अपनी कोचिंग के बाहर महाराज कॉलेज सहारनपुर पे बहुत सारे बोर्ड, बहुत सारे बैनर लगवा रखे हैं सर, क्योंकि लोगों को जब पता चलेगा कि हाँ सर पढ़ा रहे हैं तो लोग पढ़ने आएंगे, और जब पढ़ेंगे तभी तो मैं अच्छा पढ़ा सकता हूं। जब तक लोग मेरे पास आएंगे ही नहीं तो क्या अच्छा और क्या बुरा, समझ रहे हैं बात को। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, अपने व्यापार का प्रचार करना, अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करना, अपने गुणों का बखान करना, क्या है, संप्रेषण या अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन कितने प्रकार से किया जाता है? सर कम्युनिकेशन लिखित हो सकता है, लिखकर अपनी बात दे दें, हमने बोर्ड पे, बैनर पे अपने जो भी पॉजिटिव पॉइंट हैं वो लिखे, हम क्या क्या पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं, कब पढ़ाते हैं, ये सब हम लिखित में दे सकते हैं। दूसरा तरीका है सर मौखिक में, हम अपना अनाउंसमेंट करवाते हैं कभी कभी, ठीक है सर, कि रिक्शा में अपना कैसेट भरवा ली, चिप वगैरह भरती, अब कैसेट तो भरती नहीं है, ठीक है सर, और उससे सारे मोहल्ले में घुमाते रहे, वो एक तरीका हो गया, वो गया मौखिक कम्युनिकेशन। इसके बाद होता है साकेतिक कम्युनिकेशन। साकेतिक थोड़ा सा अलग है, मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ, जल्दी समझ जाओगे। इशारेबाजी होता है ना, कई बार कुछ व्यक्ति को आप चिट्ठी पत्र लिख कर दे सकते हैं या बोलकर कह सकते हैं, या तीसरा तरीका है इशारे से कुछ कह सकते हैं। तो सर तीनों के ही अपने अपने अलग अलग गुण हैं और अलग अलग अपने दोष भी हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लिखित कम्युनिकेशन। सर लिखित कम्युनिकेशन की अच्छी बात यह है लॉन्ग टर्म तक इस्तेमाल किया जा सकता है। मान लीजिए आपने मेरे कहने से आप मेरी बात में आ गए और आपने नोट्स लिख लिए, तो अब आपको पेपर के टाइम पर दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सारी बातें क्या हैं आपके पास लिखी हुई हैं। इसके बाद जो लिखित कम्युनिकेशन है उसे एक दूसरे में हस्तांतरण किया जा सकता है, आप किसी दूसरे को भी दे सकते हो।
कि भाई ये कबीर सर के नोट्स हैं और मैंने तैयार किए थे जो मैं पढ़ा था, और अब एक काम कर पूरी से पढ़ ले, बाकी वीडियो जरूर देख ले, उसमें तेरे को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो ये सर फायदे हो गए लिखित कम्युनिकेशन के, लॉन्ग टर्म तक इस्तेमाल हो सकता है। अब हर चीज़ के फायदे हैं तो मेरे भाई नुकसान भी हैं। सबसे पहले है कि श्रम लगता है, मेहनत लगेगी। नोट्स बनाओगे तो कहीं ना कहीं थकान तो होगी, ठीक है सर, खर्चीला भी होगा, एक कॉपी भी लानी पड़ेगी, पेन भी खरीदना पड़ेगा, ठीक है ना सर, और समय भी चाहिए जो आपके पास अक्सर पढ़ाई के लिए होता नहीं है, पर कहीं ना कहीं मैनेज तो करना पड़ेगा भाई। तो समय लगेगा, श्रम लगेगा और धन भी लगेगा। तो लिखित कम्युनिकेशन में ये बाधाएं होंगी। दूसरा विचार आता है मौखिक कम्युनिकेशन। एक काम करते हैं कि बोलकर ही बात को कह देते हैं। सर बोलकर बात कहने में ज़्यादा अच्छा है, भाव प्रकट हो जाते हैं। मान लीजिए अभी आप मुझे वीडियो लेक्चर के द्वारा सामने देख रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ तो आपको स्पष्ट सुनाई दे रहा है, पर अगर आप सोचिए यही बात मैं आपको लिख कर देता तो इतना सारा कहाँ पढ़ा जाता है सर। आपने तो इतने सारे पेज लिख कर दे रखे हैं, अब कौन पढ़ेगा इन्हें, हमारे पे नहीं पढ़ा जाता। तो लिखित बातों को पढ़ने में श्रम लगता है, जबकि सुनने में इतना श्रम नहीं लगता, और कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को सरलता से सुनते रह सकते हैं। इसके बाद अपने विचार सरलता से प्रकट किए जा सकते हैं, मधुर संबंध स्थापित हो जाते हैं। तो ये कुछ लाभ हैं। अब जहां लाभ है बेटा वहां कुछ दोष भी है। सबसे पहला दोष क्या है? दोष ये है कि मौखिक बातें, अब भगवान ने दो कान दिए हुए हैं आपको, आप एक से सुनोगे दूसरे से निकाल दोगे, पर लिखित होगा तो कहीं ना कहीं नज़र में पड़ता ही रहेगा। तो इसीलिए एक कान में रुई लगाओ, तब दूसरे कान से ध्यान से सुनो हेडफोन लगा के, ठीक है ना, या दोनों कानों में हेडफोन लगाओ, तब जाके आपको लेक्चर समझ में आएगा। मौखिक बातें सीमित अवधि तक याद रहती हैं, बहुत लंबी याद नहीं रहती, इसको हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। अब आप ये तो कह सकते हो हाँ यार हम वहाँ गए थे और हमने वहाँ पे सुना, पर आपने वहाँ पर जो बातें सुनी हैं क्या वो आपको सारी याद रहती हैं? नहीं याद रहती। तो मौखिक बातों की कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। इसके बाद तीसरा आते हैं सर सांकेतिक, जिसे बुरी सी भाषा में हम कह सकते हैं इशारेबाजी। अब जो ये इशारेबाजी है इसके भी कुछ लाभ हैं। मान लीजिए कोई मित्र आपसे सामने से आ रहा है और धीरे धीरे चल के आ रहा है और आप चाहते हो कि वो फटाफट आ जाए, और आपको आपके पास है उसके पास मोबाइल भी नहीं है जो आप कॉल कर लें, तो ऐसे में आप क्या कहोगे? उसे इशारा करोगे, जल्दी से हाथ हिलाओगे कि फटाफट आ जा, तो कहीं ना कहीं वो इस बात को समझ जाएगा और जल्दी आ जाएगा और आपका समय बच जाएगा। इसके अलावा आप सोचिए कि मान लीजिए आप कहीं फॉरेन कंट्री में गए हैं या किसी दूसरे प्रदेश में गए हैं जहाँ की भाषा आपको प्रॉपरली नहीं आती, पर कहीं ना कहीं भाव आपके वहाँ भी समझ आते हैं। अब मान लीजिए आप हिंदुस्तानी हैं और कहीं विदेश में जाते हैं और आप हाथ जोड़कर अभिनंदन कर रहे हैं, तो सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ यार ये हमारी रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर हम किसी को देख के मुस्कुराते हैं, हमारे घर कोई गेस्ट आते हैं और हम उनका मुस्कुरा के वेलकम करते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि अरे मेरे आने से खुश है। तो अब इसके कुछ फायदे हैं। इसे किसी भाषा की जरूरत नहीं है, इसे किसी कॉपी पेन पेंसिल की जरूरत नहीं है, ये देश विदेश सब जगह प्रयोग किया जा सकता है। अब जहां फायदे मेरे बेटे वहां नुकसान भी हैं। नुकसान ये है डबल मीनिंग का हो जाना। कई बार इशारों के चक्कर में दुर्घटना हो जाती है। आप हाथ हिला रहे थे, किसी और को देख लिया किसी और ने, उसने समझ लिया कुछ और उसने आके दुर्घटना कर दी कुछ और। आप अपने दोस्त को देख के मुस्कुराए, पता चला कि बराबर में कोई और सज्जन भी खड़ा था, उसे लगा कि भाई ये तो बालिका मुझे देखकर जरा मुस्कुरा रही है, उसके मन में लड्डू फूट गए, ठीक है ना। तो यहाँ दुविधा हो जाएगी, अरे अंकल हम आपको नहीं कह रहे थे, हमारा मित्र खड़ा था हम तो उसे देख के मुस्कुरा रहे थे। तो कई बार ये मुस्कुराहट जो होती है जो इतनी लाभदायक है, कई बार गले पड़ जाती है, तो ये एक नुकसान हो सकता है। इसके बाद औपचारिक और अनौपचारिक। मान लीजिए आप देखिए, आप पहले भी बहुत सारे टीचर से पढ़े होंगे, तो बहुत सारे टीचर होते हैं जो बड़ी स्ट्रिक्ट तरह से आते हैं और क्लास में रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है सर, और आने के बाद बड़े ही कठोर स्वभाव में लेसन को पढ़वाना शुरू कर देते हैं। हम सुनते रहते हैं और कोशिश ये करते रहते हैं कि कैसे समय कटे, पर कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो आते हैं और अच्छा पढ़ाते हैं, जैसे मुझे लगता है कि मैं अच्छा पढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं बोर भी नहीं करते,
मन भी लगा के रखते हैं साथ साथ, तो ऐसा करने वाले को हम कहेंगे अनौपचारिक। यानी कि या इसे एक और एग्जांपल से आपको अच्छा समझाता हूं। आप ऑफिस में बैठे हैं, बिल्कुल सही सटीक होकर बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, जब टीचर है तो बड़े सटीक होकर बैठे हैं, तो ये तो हो गई आपकी औपचारिक स्थिति। दूसरी स्थिति, आप घर पर बैठे हैं या क्लास में टीचर नहीं है फिर आप बैठे हैं, तो जो वो पोजीशन होगी वो हो गई अनौपचारिक। यानी जब किसी बड़े व्यक्ति के सामने हम अपने कार्य पे फोकस करते हुए बैठे होते हैं तो वो तो हो गया औपचारिक, और एक होता है हम रिलैक्स मोड में होते हैं तो वो कहलाता है अनौपचारिक। ठीक है सर, मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं, जो ग्रेजुएशन लेवल के लिए तो आप समझिए कि पेपर में हर बार आता ही आता है। तो ये है सर अंगुरी लता संप्रेक्षण, यानी विचारों का ऐसा आदान प्रदान कि घंटे 2 घंटे 4 घंटे भी बात कर ली और पता नहीं लगा कि समय कैसे कट गया। होते हैं ना कुछ जीवन में ऐसे मित्र मिल जाते हैं जिनसे घंटों बात करने के बाद भी समय का पता ही नहीं लगता, और कोई आपसे पूछ ले यार वहाँ इतनी देर क्या बात कर रहा था, हम कहेंगे नहीं कुछ नहीं, ऐसी है तो यार पुराना दोस्त था और कुछ पुरानी चर्चा कर रहे थे। क्या बात कर रहे हैं सच्ची में देखा जाए तो आपको भी याद नहीं। तो ये है विचारों की एक ऐसी मधुरता जहां पर विचारों का आदान प्रदान इतनी ज़्यादा गहराई से होता है कि सामने वाला ये समझ ही नहीं पाता कि समय कैसे कट गया। तो इसे कहेंगे अंगुरी लता संप्रेक्षण। अब इसके भी कुछ लाभ हैं, कुछ दोष हैं। लाभ यह है कि पूर्ण विश्वास, ऐसे व्यक्ति पे आप पूर्ण विश्वास कर सकते हैं। जीवन में सहयोग प्राप्त होता रहेगा हमेशा, ऐसे व्यक्ति आपको सामान्य रूप से धोखा नहीं देते, कहीं ना कहीं विश्वास बना रहता है। पर दोष भी है, ऐसे में आप आरोप सिद्ध नहीं कर सकते, समय ज़्यादा लग जाता है, कहीं ना कहीं लाभ की मात्रा घट जाती है। जहाँ पर बिजनेस में हमारी मधुरता आ जाएगी तो वहाँ कहीं ना कहीं हमारा मन भी कहेगा अरे यार चल कोई बात नहीं, तो अपना ही बंदा है और इसको ये इतने का लगा देते हैं, ये तो हमारे साथ रेगुलर जुड़ा ही रहता है। तो ये हो गया सर आपका ग्रेफाइन कम्युनिकेशन यानी अंगुरी लता संप्रेक्षण। इसके बाद अगले पॉइंट पर आते हैं, लास्ट पॉइंट है आज की वीडियो लेक्चर का, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। इसमें है जी संप्रेक्षण की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी होगी। मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मुझे लग रहा है शायद आप पढ़ भी रहे हैं अब तक, तो यहाँ सबसे बड़ी बाधा क्या रहेगी सर? सबसे बड़ी बाधा रहेगी शोर। आप देख रहे हैं कई बार बीच बीच में कुछ भारी भरकम सी मोटरसाइकिल आ जाती हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली आ जाती है, तो उसकी धड़ धड़ की आवाज़ भी इसमें रिकॉर्ड हो जाती है। कोशिश कर रहे हैं ना हो, पर कहीं ना कहीं हो जाती है। तो शोर एक समस्या है। इसके बाद है समय। मान लीजिए मैं तो आपको सुकून से पढ़ा रहा हूँ और अभी आप बिजी हैं, तो मेरी सलाह है कि वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए और बाद में देख लीजिए जब आप फ्री हो, पर देखिए ठंडे दिमाग से, ठीक है ना सर? तो समय एक बाधा हो सकता है। इसके बाद है कम्युनिकेशन का बैरियर। मान लीजिए संचार में असुविधा हो रही है, आपका हेडफोन सही काम नहीं कर रहा है, नेटवर्क सही नहीं आ रहा है, तो ये एक बाधा हो सकती है। इसके बाद स्थान या व्यस्त मस्तिष्क, ठीक है ना? व्यस्त मस्तिष्क का मतलब क्या है कि आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो अब मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊं तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपको समझ में कम आएगा। यानी अपनी बात दूसरे के सामने प्रकट करते समय जो जो हमें बाधाएं आती हैं, जो जो हमें असुविधाएं होती हैं, वही बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण की बाधाएं कहलाती हैं। तो मुझे लगता है इस छोटे से वीडियो लेक्चर में मैंने आपको निर्देशन के बारे में, नियोजन के बारे में, अभिप्रेरणा के बारे में काफ़ी चीज़ समझाने का प्रयास किया। तो इसी तरह से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और मुझे लगता है अब आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। 1 2 3 लॉ क्लासेस विद कबीर लाइव क्लासेस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप सहारनपुर से बिलोंग करते हैं, महाराज सिंह कॉलेज के बराबर में ऊपरी मंजिल, माधवनगर, सहारनपुर, कबीर कोचिंग एंड कॉम्पिटिशन क्लासेस, कबीर क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस। थैंक यू।